बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप किसान भाई बहनों तक हम कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई जानकारियां पहुंचाते हैं। हमारा मकसद होता है कि इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर किसानों की आय में वृद्धि हो सके और विकास के पथ पर वो और तेज़ी से आगे बढ़ सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे सेब की। कुरकुरा रसीला सेब हर किसी को बहुत ही भाता है और विश्व में सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। अगर हम सेब के प्रसंस्करण की बात करें तो इससे कई तरह के उत्पाद बाजार तक पहुंच रहे हैं, जिससे किसानों को तो लाभ हो ही रहा है। इसके अलावा अलग अलग रूपों में हम सेब के गुणों का लाभ भी उठा पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेब के प्रसंस्करण से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। नई तकनीक ने खेती बाड़ी को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से सेबों की ग्रेडिंग और पैकिंग की मशीनें आई हैं, तब से न सिर्फ किसानों का काम आसान हुआ है, बल्कि उसमें बेहतरी भी आई है। ये ऐसी मशीनें हैं जो फलों के ऊपर जमी धूल मिट्टी को भी हटाती हैं और उन्हें आकार के हिसाब से अलग अलग छांटती भी हैं। इसके अलावा लकड़ी की जगह गत्ते की जो पेटियां इस्तेमाल हो रही हैं, वो सस्ती भी हैं और फलों की सुरक्षा के हिसाब से बेहतर भी। हिमाचल प्रदेश सेब की बागवानी के लिए जाना जाता है। देशराज मेहता ने किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही ग्रेडिंग और पैकिंग केंद्र स्थापित किया है। ये जो प्लांट है ये हमने 2016 में लगाया है। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है खासकर बागवानी का या इस व्यापार का, तो मैं 1990 से कर रहा हूँ। तो इसमें 15-20 साल पहले से अब जो कार्टन शुरू हुआ है और 2010 के बाद जो ये ग्रेडिंग पैकिंग मशीनें लोगों ने लगाई है, सभी ने लगाई है, हमने भी लगाई है। हमने तो 2016 में लगाई है। तो इसमें जो मेन जो रोल है, जो हमारा काम है, सबसे पहले तो व्यवस्था करना रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो मशीन है, जनरेटर है और क्रेट्स है। उसके बाद जैसे हमारे जो पैकर भाई लोग हैं, इनकी व्यवस्था, फिर नेपाल से लेबर, फिर गाड़ी की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई है, नेपाली लेबर द्वारा अपने बगीचों में क्रेटे पहुंचाते हैं। उसके बाद तोड़ान डोलान बाय गाड़ी लेबर द्वारा यहाँ पहुंचता है और यहाँ हम माल को तैयार करके, जैसे आप देख ही रहे हैं, गाड़ी में डालकर हम इसमें देते हैं। मैनुअल में जो काम करते थे उससे इतना अच्छा काम नहीं होता था। मशीन से एक तो देखो सफाई है, फिनिशिंग है। वो मैंने पहले ही बोला था कि गीला माल सूखता है, अगर धूल वाला है तो डस्ट निकलती है, चमकता है, और ताज़े माल निकलते हैं। हाई ग्रेड पैकिंग है, ठीक पैकिंग है, जितना मार्केट को चाहिए उस हिसाब से पैकिंग हो रही है। उस हिसाब से तो देखो लोगों को फ़ायदा है।
कुछ साल पहले तक ये सब इतना आसान नहीं था। तब किसानों को अपने खेतों पर ही टेंट लगाकर हाथ से ग्रेडिंग करनी होती थी। हिमाचल में सेब की फसल बरसात के मौसम में आती थी तो कई बार सेब गीला हो जाता था और गीले सेब की पैकिंग नहीं हो पाती थी। अब जो पैकिंग सेंटर है वहाँ फलों को सुखाने के लिए ड्रायर भी लगे हुए हैं। साथ ही मशीनें धूल मिट्टी को भी साफ कर देती हैं, जिससे फल में एक चमक सी आ जाती है। इसके अलावा मजदूरों का भी काम आसान हो गया है। हमारे जो बागवान है, पहले हम तुड़ान करते थे तो टेंट लेके बसते थे, तो खच्चरों पर लाते थे, फिर जाके कहीं हफ्ते 10 दिन के बाद हमारा माल दिल्ली पहुंचता था। अब जो है कल हमारा तुड़ान पहुंच गया यहाँ तुड़ान करके, तो आज भर दिया, कल परसों के लिए हम दिल्ली मार्केट में लग जाएंगे। तो इतनी सहूलियत हुई है हमारे लिए। जब हमारा सेब सीज़न शुरू होता है उस टाइम बहुत बारिश होती है और हम वैसी बारिश में अपने सेब को तोड़ते हैं और यहाँ पे मशीन पर लाते हैं। यहाँ फ़ैन लगा हुआ है ड्राई करने के लिए, इसलिए हम अपना सेब यहाँ पे पैकिंग करते हैं और जल्दी से मार्केट में पहुँचाते हैं और हमारे को अच्छा रेट मिलता है। यदि मशीन की सुविधा नहीं होती तो हमारा सेब जो है गिल्ला सेब 1-2 दिन में हम भर नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें कार्टन भी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम मशीन से हमारे को ये फ़ायदा होता है और रेट अच्छे मिलते हैं। मशीन आने से पहले काम धीमा होता था और सेब को बाजार तक पहुंचने में ज़्यादा समय लग जाता था। इससे बहुत से फल खराब भी हो जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। हिमाचल से दिल्ली की मंडी तक फल सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाते हैं। तो ये थी सेब के प्रसंस्करण से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है।
आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने एक नई राह पकड़ी है और कामयाबी हासिल की है। ये वो किसान हैं जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा, इच्छा बल और मन की शक्ति से वो आगे बढ़ते रहे और कामयाबी हासिल की। इससे न सिर्फ उन्होंने अपने लिए एक नई तस्वीर पेश की है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा साबित हो रहे हैं। आज के हमारे ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और रसायन से भरी खेती से तौबा कर ली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कृषि के क्षेत्र में एफपीओ से भी काफ़ी लाभ हो रहा है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे सफल किसान से। उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्थ्यिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले
बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्थ्य फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है और इसको हमारी सारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, हम लोग भी प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं हमारे, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं। सारे स्टार्टअप्स जो कि ना कि इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं बट कि ग्लोबल लेवल पे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारी एग्जीबिशंस में जाते हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि मिलेट जो है एक ऐसा है सस्टेनेबल क्रॉप है। ये आपको सिर्फ क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है बट बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है, जो आपकी बहुत सारी बीमारियों में, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, मिनरल्स है, सारा कुछ एक ग्रेन के अंदर आपको मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो कि आज की डेट में बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। मैदा जो है वो बहुत हार्मफुल होता है हर आदमी के लिए। तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट निकाले हैं, 20 से 25 प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो स्नैक्स में है। वो सारे इंडियन पहले के हिसाब से हमने डेवलप किए सारे प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ में हमने अभी स्नैक्स भी, कुकीज़ भी निकाले हैं जो कि बहुत ही हेल्दी है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, ये सारे रोस्टेड हैं और इनमें कोई भी हमारा प्रिजर्वेटिव नहीं हमने डाला इसमें। हम मिलेट का प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम मिलेट भुजिया बनाते हैं, मिलेट मोरिंगा गाठिया बनाते हैं, फिर चॉकलेट रागी कुकीज़, फिर बाकवीट से कुकीज़ बनाते हैं और प्रोसो मिलेट से हम लोग सामान बनाते हैं। तो हमारा अदर नमकीन आइटम्स भी है, प्लेन निमकीज़ है, मसाला निमकीज़ है। सो बहुत पायोनियरिंगली हम लोग आसाम रीजन में मिलेट का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा यूनिट हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हमारा सारा प्रोडक्ट्स केमिकल और प्रिजर्वेटिव फ्री है। आसाम मिलेट मिशन स्टार्ट हुआ था 2022 में। हम आसाम मिलेट मिशन से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे FPOs जो लोग फॉक्सटेल मिलेट का खेती कर रहे हैं उन लोगों के बहुत हेल्प होता है। हम लोगों के जैसा एंटरप्रेन्योर जब आते हैं मिलेट का सामान बना रहे हैं नए से, तो हम लोग अराउंड 300 फार्मर्स के साथ 2-3 FPOs के साथ मिलके उन लोगों का सामान हम खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं और प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नज़र डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के लिए जो कि विशेष तौर पर किसानों के लिए हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की ऐसी ही योजना पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये मिट्टी की सेहत का एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जिससे किसानों को पता चल पाता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है। इसके कई लाभ हैं। एक तो ये कि किसानों को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति के बारे में जानकारी मिल पाती है, साथ ही साथ इससे मिट्टी की सेहत भी सुधरती है और इससे किसानों की लागत भी कम होती है, मुनाफा अधिक होता है। आइए विस्तार से जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 11009।
कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखें कृषि दर्शन। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कृषि दर्शन के नए अंक और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।